हाय, सो लास्ट हमने डिस्कस किया था दी फाइनाइटली जनरेटेड नॉन फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस। तो नेक्स्ट ऐड ऑन करते हैं, डायमेंशन का मीनिंग क्या है एंड डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, बेसिस का मीनिंग क्या है। तो इफ V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस, कोई भी ऐसा वेक्टर स्पेस पिक कर लो, ठीक है, देन just basic definition, beta a subset of V over F such that the spanning set of beta is equal to V हो जाए एंड बीटा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट सेट जो पूरे स्पेस को स्पैन कर दे, तो देन बीटा इज कॉल्ड बेसिस। तो इन जनरल अगर आपको किसी भी स्पेस का बेसिस फाइंड करना है तो उसको Li दिखाना होगा एंड देन उसको दिखाना होगा कि वो पूरे स्पेस को जनरेट कर रहा है, देन इट शुड बी अ बेसिस। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल, बीटा इक्वल टू मैं 1 0 0 1 पिक करता हूं। इस बीटा में साथ दोनों वेक्टर Li हैं, एक दूसरे के कॉन्स्टेंट मल्टीपल नहीं है, और स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा की अगर बात करेंगे तो अल्फा टाइम 1 0 प्लस बीटा टाइम 0 1 या अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2 मैं रियल नंबर से ले लेता हूं, तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, अल्फा 1 अल्फा 2 विद अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये कौन सा स्पेस बन गया, आर स्क्वेयर, और लीनियर कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू आर लिखने तो आर स्क्वेयर ओवर आर। तो बेसिकली दिस बीटा इज अ बेसिस ऑफ आर स्क्वेयर ओवर आर। तो सिंपल सा मेथड है कि हमें एक Li सेट चाहिए जो पूरे स्पेस को जनरेट कर दे, दैट इज कॉल्ड अ बेसिस, एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीटा होगा दैट इज ऑलवेज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ V ओवर द स्पेस F, ओवर द फील्ड F। इस स्पेस की जो डायमेंशन है दैट इज ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस। ये आप हर बुक में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि Li set which generates a space is called a basis and dimension of a space is number of element in a basis। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर बीटा इज अ बेसिस, अगर बीटा बेसिस है तो अगर बीटा माइनस सम x1 करूंगा तो डेफिनेटली x1, इसको नाम दे देते हैं बीटा 1। x1 is linearly independent to elements of बीटा 1। इस बीटा में से एक एलिमेंट हटा दिया मैंने, रैंडमली कोई भी एलिमेंट। तो ये जो x1 है, क्योंकि बीटा के सारे एलिमेंट Li हैं, क्योंकि ये बेसिस है, तो इसमें से एक एलिमेंट हटाया, वो एलिमेंट इन पे Li है, तो डेफिनेटली x1 डज नॉट बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा 1। बट ये जो x1 है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, V में बिलोंग कर रहा है। तो इम्प्लाइज द स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा, ये एक स्पेस बनेगा इज अ प्रॉपरली कंटेन्ड इन V, और हम ये लिख सकते हैं द स्पैनिंग सेट ऑफ बीटा 1 नॉट इक्वल टू V। तो ये जो बीटा 1 है वो कभी भी पूरे स्पेस को जनरेट नहीं करेगा। तो बेसिस में से कुछ भी रिमूव कर दो, बेसिस में से कुछ भी रिमूव कर दो, वो कभी भी पूरे स्पेस को स्पैन नहीं करेगा। तो क्या प्रूफ हुआ, ये जो बेसिस है ये सबसे छोटा स्पैनिंग सेट है, ठीक है। तो पहला इंफॉर्मेशन, बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट ऑफ V। सबसे छोटा स्पैनिंग सेट जो है वो बेसिस होगा। और इसी टाइप से इफ बीटा इज अ स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है तो गारंटी है कि बीटा में एलडी वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि वो कौन सा सेट लेके चल रहा हूं, स्मॉलेस्ट वन। अगर एलडी वेक्टर हो गए तो उन एलडी वेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, और एलडी वेक्टर रिमूव करने के बाद स्पैनिंग सेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
तो गारंटी है कि implies दिस बीटा शुड बी अ बेसिस। तो किसी भी स्पेस का बेसिस का सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकता है? इट शुड बी अ स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। सबसे छोटा स्पैनिंग सेट जो है वो हमेशा बेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड चीज ये लिख सकते हैं ये जो बीटा है वो ऑलरेडी एल आई है, अगर इसमें मैं एक भी वेक्टर ऐड कर दूंगा, बीटा जो बेसिस है एंड एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? एल आई, अगर मैं इस बीटा में एक और एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड कर दूं वो डेफिनेटली बीटा से जनरेट हो रहा होगा, यानी कि बीटा पे डिपेंडेंट होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं जो बेसिस है इज लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। आई थिंक ये क्लियर है। और ऐसा कोई भी लार्जेस्ट एल आई सेट, द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अ बेसिस। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट एल आई सेट जो भी आपका स्पेस में मिलेगा दैट मस्ट बी अ बेसिस, क्योंकि उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारे एलिमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑलरेडी ऐड हो गए, बाकी जो कुछ बचा वो डिपेंडेंट है तो उसी से जनरेट हो जाएगा। तो बेसिस के लिए आपके पास तीन कंसेप्ट है। बेसिस का मीनिंग क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट, largest Li set and a spanning set which is linearly independent is called a basis। आप इन तीनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं किसी भी सेट स्पेस के बेसिस प्रूफ करने के लिए, या आप ये भी लिख सकते हैं बीटा इज अ बेसिस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी x belongs to V x has unique linear combination इन बीटा। तो जैसे मैंने लिखा x हैज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन बीटा, यहां से क्या कंक्लूड आया? बीटा के एलिमेंट से पूरा V जनरेट हो सकता है, और उसके बाद मैंने यूनिक लिखा है, यानी कि बीटा को एल आई होना होगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर कोई सेट एल डी है, अगर कोई सेट एल डी है तो किसी ना किसी एक वेक्टर के मोर देन वन लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां मैं क्या कह रहा हूं? यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होने से ये बीटा एल आई हो जाएगा, और हर एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो इसका मतलब बीटा स्पैन कर देगा। तो बेसिस में स्पेशल क्या है कि हर एलिमेंट को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो उस एलिमेंट के लीनियर, उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये फोर्थ डेफिनेशन है। अब अगर मेरे पास नेक्स्ट कंसेप्ट, इफ डायमेंशन ऑफ V ओवर F, इस स्पेस का डायमेंशन अगर n डायमेंशन हो जाए, V ओवर F का डायमेंशन अगर एग्जैक्टली n डायमेंशन है, एंड बीटा जो है उसमें कुछ एलिमेंट पिक कर रहा हूं x1 x2 अप टू xn और xr, सबसेट ऑफ V ओवर F है। इसको आपको वेरीफाई करना है कि वो बेसिस है या नहीं है। तो पहला कंडीशन, इफ r नॉट इक्वल टू n, तो डेफिनेटली बीटा इज नॉट अ बेसिस ऑफ V। अगर r कभी भी n के इक्वल नहीं है तो ये बीटा कभी भी बेसिस नहीं बनाएगा। सेकेंड सिचुएशन, इफ r इक्वल टू n, तो बीटा इज बेसिस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर आपके पास स्पेस का डायमेंशन फाइनाइट डायमेंशन है और किसी भी सेट को आपको बेसिस चेक करना है, तो आपको दोनों चीजें वेरीफाई नहीं करनी। बेसिस के लिए एल आई और स्पैनिंग सेट दोनों वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जनरल स्पेस में आपको बेसिस चेक करना है तो या तो लार्जेस्ट स्पैनिंग स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट फाइंड करो, या लार्जेस्ट एल आई सेट फाइंड करो, या उस सेट को एल आई प्रूफ करो एंड स्पैनिंग सेट प्रूफ करो। लेकिन फाइनाइट डायमेंशन में अगर किसी सेट को आप एल आई प्रूफ कर दोगे और उस सेट में जो एलिमेंट है वो स्पेस की डायमेंशन के इक्वल हो गया, तो वो हमेशा बेसिस बनेगा। रीजन क्या है? अगर ये एल आई है और बेसिस नहीं है तो स्पैन नहीं करेगा। स्पैन नहीं करेगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करोगे तो वो डायमेंशन से ज्यादा हो जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा।
और इसी टाइप से अगेन आर अगर एन के इक्वल है तो बीटा इज अ बेसिस इफ एंड ओनली बेसिस ऑफ वी इफ एंड ओनली इफ बीटा इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ पी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट डायमेंशन में कभी भी किसी भी सेट को आपको बेसिस प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होने चाहिए वो स्पेस की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कैटेगरी उसको या तो एल आई प्रूफ कर दो या सिर्फ स्पैनिंग सेट प्रूफ कर दो, दोनों में से एक चीज प्रूफ करने से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां V ओवर S एक वेक्टर स्पेस था एंड देन बीटा एक सेट दिया हुआ था विच इज x1 x2 xn, से दिस इज अ बेसिस ऑफ V। ठीक है, और उसके बाद अल्फा I जो है वो फील्ड से बिलोंग कर रहा है, F से, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड के मेंबर्स हैं, एंड उसने एक सेट S बनाया है जिसमें पहला वेक्टर अल्फा 1 x1, सेकेंड वेक्टर अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2, देन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 और फाइनली अल्फा n xn। ये वेक्टर्स डिफाइन किया उसने, n वेक्टर्स का कलेक्शन डिफाइन किया। और फर्स्ट ऑप्शन है कि द स्पैनिंग सेट ऑफ S इज इक्वल टू V इफ एंड ओनली इफ अल्फा I इज नॉन जीरो फॉर ऑल I, सॉरी वन साइड कंडीशन। और सेकेंड ऑप्शन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट implies alpha is not equal to 0 for all I. Third condition, if alpha I is not equal to 0 for all I implies S is linearly independent, and D, if alpha I is not equal to 0 for all I implies a spanning set of S is whole V। ये चार ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे हुए। तो यहां अगर ये बीटा V का बेसिस है तो V की डायमेंशन n होगी और इस सेट में n एलिमेंट दिए हुए हैं, तो अगर मैं इसको स्पैनिंग सेट प्रूफ कर दूंगा तो ये बेसिस बन जाएगा, अगर इसको Li प्रूफ कर दूंगा तो बेसिस मिल जाएगा। तो मैं स्पैनिंग सेट प्रूफ करूं या Li प्रूफ करूं, दोनों का मीनिंग यहां सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है तो सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, और इसी टाइप से थर्ड ट्रू है तो फोर्थ ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। तो यहां क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आंसर अगर चेक करना है तो या तो सिर्फ ए बी होगा या सी डी होगा या ए बी सी डी होगा। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन डिस्कस कर लूँ या सेकंड और फोर्थ ऑप्शन डिस्कस कर लूँ तो बाकी ऑटोमेटिकली डन हो जाएंगे। तो आपके पास वो कह रहा है कि एस पूरे स्पेस को स्पैन कर रहा है, तो सारे अल्फाई को क्या करना है, नॉन जीरो करना है। ठीक है, स्पैन करेगा तो बेसिस बनेगा। अगर मेरे पास एक भी अल्फाई जीरो हो गया, तो अगर अल्फा 1 जीरो हो गया तो गारंटी है कि जीरो बिलोंग्स टू एस होगा, तो एस क्या हो गया, एल डी सेट। अगर अल्फा 2 जीरो हो गया तो ये फर्स्ट और सेकंड वेक्टर सेम है, तो एस शुड बी एल डी, यानी कि कोई भी अल्फा अगर जीरो है फॉर सम आई तो इम्प्लाइज एस क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लेस एस को एल आई लेके चल रहा हूं तो सारे अल्फाई को क्या होना होगा, जीरो, नॉन जीरो। ये प्रूफ हो गया। और अगर ये सेकंड ऑप्शन प्रूफ हो गया तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली डन। इसी टाइप से अगर सारे अल्फाई नॉन जीरो है तो ये मेरे पास u1 वेक्टर है, ये u2 वेक्टर है, ये un वेक्टर है। या तो इसको स्पैनिंग सेट चेक कर लो या इसको li चेक कर लो। li चेक करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स में अल्फा 1 0 0 0, देन अल्फा 1 अल्फा 2 0 0 0 0, देन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये मैट्रिक्स बनेगी। ये सेट एस एल आई होगा इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ दिस ए, रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, एन, इफ एंड ओनली इफ एस इज एल आई। अगर एक भी अल्फा जीरो हो गया तो रैंक 1 एन से लेस हो जाएगी, क्योंकि मान लो अल्फा 1 जीरो है तो पहला पूरा कॉलम जीरो, अल्फा 2 जीरो है तो पहला और सेकंड कॉलम सेम आ गया। अगर अल्फा 3 जीरो है
तो सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा। तो यानी कि एक भी अल्फा इज 0 है तो गारंटी है कि रैंक एन से लेस हो जाएगी, और रैंक एन से लेस होगी तो ये एस एल डी हो जाएगा। तो एस को एल आई होने के लिए सारे अल्फा क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। तो आपका ये ऑप्शन ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किसी फाइनाइट डायमेंशन स्पेस में पूछता है। अगर फाइनाइट डायमेंशन है यानी कि एन डायमेंशन स्पेस दिया हुआ है और उसमें किसी भी सेट को बेसिस या एल आई चेक करना है, या तो स्पैनिंग सेट प्रूफ कर दो या सिर्फ एल आई प्रूफ कर दो तो बेसिस प्रूफ हो जाएगा। दोनों चीज़ें प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस क्लियर होगा। नेक्स्ट डायमेंशन के कुछ कंसेप्ट लिख लेते हैं। तो अगर आपके पास V ओवर F वेक्टर स्पेस है तो मैं कुछ पर्टिकुलर केस लिख रहा हूं। फर्स्ट केस F ओवर F, इस स्पेस की डायमेंशन ऑब्वियसली वन डायमेंशन होगा। हमने ये डिस्कस करा था कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, और इसका बेसिस आप लिख सकते हो सिंगलेटन वन, क्योंकि इसका स्पैनिंग सेट लिखोगे तो ये पूरा स्पेस जनरेट हो जाएगा। इसी टाइप से डायमेंशन ऑफ एफ एन ओवर एफ, यहां मैं एफ डैश नहीं ले रहा हूं, एफ ले रहा हूं, इज एग्जैक्टली एन डायमेंशन। यहां जो बेसिस आएगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो E1 विच इज 1 0 0 0, E2 विच इज 0 1 0 0 0 एंड सो ऑन, और En वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं 0 0 0 0 1, ये इसका बेसिस होगा। और इसी टाइप से डायमेंशन ऑफ, अगर मैट्रिसेस का स्पेस लेते हैं m n क्रॉस m ओवर f, तो यहाँ कितनी आर्बिट्ररी एंट्रीज हैं, n इंटू m एंट्रीज हैं, तो इस स्पेस का डायमेंशन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। और इसका बेसिस मैं डिफाइन कर सकता हूँ एक मैट्रिक्स ई आई जे, आई वेरी करेगा 1 से लेके n तक और j वेरी करेगा 1 to m। और ई आई जे का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर n क्रॉस m होगा, इसमें ये ith रो है और ये jth कॉलम है, तो ith रो और jth कॉलम पे एंट्री 1 और बाकी सारी पोजीशन क्या होंगी, 0 होंगी। तो ये आपका इस स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जिसका स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास ऑलरेडी नोन है। अब अगर आपके पास V ओवर F कोई एक वेक्टर स्पेस है, एनी वेक्टर स्पेस, एंड V ओवर F डैश इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, कोई एक और वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V ओवर F वेक्टर स्पेस है, V ओवर F डैश एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, यहां अज्यूम कर रहा हूं कि डायमेंशन ऑफ V ओवर F ये कुछ नंबर n आएगा, डायमेंशन ऑफ V ओवर F डैश ये कोई नंबर m होगा, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, तो F ओवर F डैश एक वेक्टर स्पेस होगा, उसकी डायमेंशन मान लेते हैं कि R डायमेंशन है। तो देन डायमेंशन ऑफ V ओवर F डैश यानी कि M शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V ओवर F इंटू डायमेंशन ऑफ F ओवर F डैश, दैट इज N इंटू R। ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। एंड अगर मेरे पास बीटा विच इज x1 x2 xn ये बेसिस है ऑफ V ओवर F का, डायरेक्टली बेसिस कैसे फाइंड करना वो लिख रहा हूं, एंड बीटा 1 जिसमें z1 z2 zr ये बेसिस है आपके पास ऑफ F ओवर F डैश का, तो यहां एक बीटा डैश बना सकते हैं जिसमें zi एंड xj, i जो वेरी कर रहा है वो 1 से लेके r तक वेरी कर रहा है और j जो है वो 1 से n तक वेरी कर रहा है। तो ये जो होगा इट इज अ बेसिस ऑफ V ओवर F डैश।
तो अगर आपको f ओवर f की डायमेंशन देखनी है तो वो डायरेक्टली देख लोगे, जितनी यहाँ कॉपीज हैं, यहाँ सिंगल कंपोनेंट है, यहाँ n कंपोनेंट है, यहाँ n इंटू m कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली n इंटू m डायमेंशन। लेकिन अगर इस फील्ड की जगह कोई एक सब फील्ड दिया होता तो डायमेंशन निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, एक V आपको सेट दे देते हैं A विच इज Aij 2x3 मैट्रिसेस, और Aij जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, ठीक है। एंड आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ V ओवर R, यहां रियल फील्ड के रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो इस केस में आपके पास F जो है वो C है, F डैश जो है वो R है, और तो ये हम ऑब्वियसली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि F ओवर F डैश का जो डायमेंशन आएगा 2 आएगा, और यहाँ जो बीटा डिफाइन करूंगा या बीटा 1 जिसमें 1 और आइटा है, ये बेसिस होगा ऑफ F ओवर F डैश का, ठीक है। C ओवर R इसकी डायमेंशन 2 है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के रिस्पेक्ट में जनरेट करने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट होंगे x प्लस आइटा y होंगे, तो ये 1 और आइटा का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो C ओवर R की डायमेंशन 2 डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं डायमेंशन ऑफ V ओवर F देखता हूं, V ओवर F क्यों बना रहा हूं, इसकी एंट्रीज C से हैं और फील्ड भी C है, तो मैं डायरेक्टली ये यूज कर सकता हूं। ये स्पेस डिस्कस कर रहा हूं, एंट्रीज F से हैं और फील्ड भी कौन सा है, F, तो इसकी डायमेंशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 6 डायमेंशन आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ V ओवर F डैश अगर देखना है तो वो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 डायमेंशन। और यहाँ जो बीटा बेसिस मिलेगा वो क्या लिख सकते हैं, Eij, ठीक है, या ERS लिख सकता हूँ। R जो वेरी होगा 1 2 और S जो वेरी करेगा 1 2 एंड 3। ये आपका बेसिस ऑफ V ओवर F है, ठीक है। मैट्रिसेस का स्पेस है, मैट्रिसेस के स्पेस का बेसिस ijth पोजीशन 1, बाकी सारी पोजीशन 0। तो यहां से मैं एक बीटा डैश बना सकता हूं, जिसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ERS एंड आइटा टाइम ERS, ठीक है। यहाँ I जो है वो 1 2 है और J जो है 1 2 एंड 3। ये क्या आएगा, बेसिस ऑफ V ओवर F डैश। डायरेक्टली ये हम यूज कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन या डायमेंशन का पैटर्न होगा वो क्या हो सकता है, एक स्पेस V ओवर F की डायमेंशन चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको देखोगे कि V की जो एंट्रीज हैं या कंपोनेंट्स हैं वो किसी ना किसी फील्ड से आ रहे होंगे। मान लेते हैं कि वो फील्ड F से हैं। अब उस स्पेस का डायमेंशन ओवर F फाइंड करना है, तो कितनी आर्बिटरी एंट्रीज है, दैट इज द डायमेंशन, यानी कि जिसपे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट शुड बी द डायमेंशन। उसके बाद अगर उसको F डैश पे वेरीफाई करना है तो डायरेक्टली ये यूज करेंगे, डायमेंशन ऑफ V ओवर F डैश इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V ओवर F, जहां से एंट्री आ रही है और वही फील्ड ले रहा हूं, इनटू डायमेंशन ऑफ F ओवर F डैश। डायरेक्टली इससे आपका डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी एक स्पेस का कोई एक सब स्पेस दे देगा। अब इस स्पेस में मैंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, यहां मैंने फील्ड चेंज करा है। अब इसके साथ कुछ एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन भी वो दे सकता है, यानी कि किसी एक सब स्पेस की डायमेंशन की बात करेगा। तो उसके लिए करना क्या है, इफ V ओवर F कोई भी एक वेक्टर स्पेस है, बी एनी वेक्टर स्पेस, एंड अज्यूम कर लेते हैं कि V ओवर F का कुछ एक डायमेंशन आएगा, से इट इज n डायमेंशन स्पेस, ठीक है। एंड W कोई एक सब स्पेस है, बी अ सब स्पेस ऑफ V over F, W is a subspace of V over F, then तो गारंटी है कि देयर एग्जिस्ट से सम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन W। फॉर एग्जाम्पल V मैं सिंपली पिक कर लेता हूं A1 A2 A3 A4, और AI जो है वो कहां से आ रहा है, रियल लाइन से आ रहा है, और W पिक कर लेता हूं
A1, A2, A3, A4 belongs to R4 या V such that A1 equal to A2 and A3 equal to A4। तो यहाँ मैंने दो रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि A1 A2 के इक्वल है और A3 A4 के इक्वल है। तो इस स्पेस में रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, वन स्टेप टेस्ट से चेक कर सकते हो कि ये सब स्पेस बनाएगा। तो इसकी डायमेंशन आपके पास ऑब्वियसली 4 डायमेंशन है, और R बात कर रहा हूँ, इस पे दो रेस्ट्रिक्शन है। तो A1 और A2 में से कोई एक वेरिएबल पिक कर सकता हूँ और A3 और A4 में से एक पिक कर सकता हूँ। तो यहाँ आर्बिट्रेरी कंपोनेंट कितने रह गए? 2 रह गए। तो मैं डायरेक्टली डायमेंशन ऑफ W क्या लिख सकता हूँ? डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन W। जितने W पे Li रेस्ट्रिक्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। जैसे यहाँ ओरिजिनल स्पेस की डायमेंशन 4 है, तो -2 रेस्ट्रिक्शन है और दोनों इंडिपेंडेंट, तो इट शुड बी 2 डायमेंशन। बट यहां ध्यान रखना एंट्रीज कहां से हैं और फील्ड कौन सा दिया हुआ है, देन आपको डिसाइड करना होगा कि डायमेंशन क्या है। उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो इसी में कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एक W डिफाइन कर रहा हूं, मैट्रिसेस का कलेक्शन है, AIJ मैट्रिसेस हैं, N क्रॉस N मैट्रिसेस हैं, सच दैट AIJ जो है वो किसी फील्ड F से बिलोंग कर रहा है और AIJ इज इक्वल टू ARS है whenever I plus J इज इक्वल टू R plus S। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है कि डायमेंशन ऑफ W ओवर F बताइए। ये ऑलरेडी नेट और गेट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब उसमें वो चेंज क्या कर सकता है, डायमेंशन ऑफ W ओवर F डैश बताइए। ठीक है, यहां F आपको मान लो उसने दे दिया Q रूट 2 रूट 3 और F डैश आपको दे दिया Q रूट 2 या F डैश आपको दे दिया Q। तो आपके पास इस स्पेस का डायमेंशन क्या है? तो अगर मैं यहां डिस्कस करूंगा तो फील्ड की एंट्रीज Q रूट 2 Q रूट 3 से आ रही हैं, लेकिन वेक्टर स्पेस ओवर Q रूट 2 देख रहा है। तो हमें करना क्या है इस केस में? जैसे अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपके पास रूल हमने डिफाइन करा था, डायमेंशन ऑफ W ओवर F इनटू डायमेंशन ऑफ F ओवर F डैश। ये अगर मैं फाइंड कर लूंगा तो डन। तो अगर पहला आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे करना क्या है, F अगर मैं ये फिक्स कर लेता हूं तो पहले केस में यहां मैं रेस्ट्रिक्शन काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि I प्लस J 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो मुझे रेस्ट्रिक्शन काउंट करना यहां टफ है। तो बेटर है कि अगर आपके पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप जनरल मैट्रिक्स फाइंड कर लो। N क्रॉस N मैट्रिक्स है, एंट्रीज A11 होंगी, A12 होंगी, A13 होंगी, A1N होंगी, A21 आएगा, A22 आएगा, A23, A2N, A31, A32, A33, A3N, A4N1, AN2, ANN, सॉरी N3, ANN, इस टाइप की एंट्रीज है। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस गिवन है वो अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो A11 क्या किसी और एंट्री के इक्वल हो जाएगा? यहाँ सफिक्स का सम 2 है और किसी भी पोजीशन पे सम 2 नहीं हो सकता, तो इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आर्बिटरी है। यहां ये दोनों एंट्री सेम है क्योंकि I प्लस J और R प्लस S सेम है। ये तीनों एंट्रीज सेम है क्योंकि यहां सम और यहां सम 4 है। ठीक है, तो बेसिकली एक आर्बिटरी एंट्री, अगर मैं A12 ले लूंगा तो A21 सेम है, तो सेकेंड आर्बिटरी एंट्री, थर्ड आर्बिटरी एंट्री, और यहां तक जाऊंगा तो ये सारे सेम आएंगे। तो यहां से लेके यहां तक कितनी आर्बिटरी एंट्रीज हैं? N-1, और यहां से लेके यहां तक जो आएंगी वो कितनी आर्बिटरी एंट्रीज आएंगी? सॉरी, ये N एंट्रीज हैं और ये N-1, तो टोटल आर्बिटरी एंट्रीज कितनी है? 2N-1। तो इस पूरे स्पेस को जनरेट करने के लिए मुझे कितने एलिमेंट चाहिए? 2N-1,
यहाँ कौन से फील्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एफ के रिस्पेक्ट में। अगर फील्ड चेंज कर देंगे तो हर एंट्री को जनरेट करने के लिए जितने वेक्टर चाहिए उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इन जनरल यहां देखना है तो डायमेंशन 2n-1। इस चीज को हम यहां से भी देख सकते थे। r प्लस एस की मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अप टू कहां तक जा सकते हैं, 2n तक। जब r प्लस एस 2 रहेगा तो वो सारी पोजीशन इक्वल, और एक ही पोजीशन आएगी a11। r प्लस एस अगर 3 होगा तो वो सारी पोजीशन इक्वल। अब ये सारी पोजीशन इक्वल है तो हमें उसमें से एक फाइंड करनी है, बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसी टाइप से r प्लस एस जब 4 होगा तो वो सारी पोजीशन इक्वल, तो हमें उसमें से एक फाइंड करनी है। तो जितने यहाँ वैल्यूज चॉइसेस हैं r प्लस एस की उतनी आर्बिट्रेरी एंट्रीज, और चॉइसेस कितनी है, 2n, 2 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 2n तक जा रहा है, तो कितनी चॉइसेस बची, 2n-1। ठीक है, और अगर मुझे यहां जाना है, ये डायमेंशन आपके पास क्या है 2n-1, और ये डायमेंशन अगर कैलकुलेट कर लूंगा तो इस फील्ड का इसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन वो 2 डायमेंशन आ जाएगा। अगर यहां कैलकुलेट करना है, मान लो ये f डबल डैश है, तो डायमेंशन ऑफ w/f डबल डैश अगर मुझे देखना है तो वो क्या होगा, इस फील्ड का इसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन 4 आएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे हैं, a प्लस b√2 प्लस c√3 प्लस d√6। तो रैशनल नंबर के रिस्पेक्ट में जनरेट करना है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 1√2 √3 एंड √6, ये बेसिस के एलिमेंट होंगे f/f डबल डैश के। अगर मुझे f/f डैश का बेसिस देखना है तो उसमें आपके पास 1 एंड √3 आएगा। ठीक है, तो f/f डैश की डायमेंशन 2 है, f/f डबल डैश की डायमेंशन क्या है, 4। तो अगर मुझे यहां डायमेंशन लिखनी है तो वो क्या आ जाएगा, 2n-1 इंटू 4 डायमेंशन, यानी कि 8n-4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो स्पेस दिया हुआ है वो उसके कंपोनेंट्स कहां से हैं और किस फील्ड के रिस्पेक्ट में आपसे वो डायमेंशन फाइंड करवा रहा है। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रेस्ट्रिक्शन काउंट करके डायमेंशन कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसी में। एक W डिफाइन करते हैं जिसमें पॉलिनोमियल आएंगे p ऑफ x बिलोंग्स टू से r10x। कुछ कंडीशंस दे देता हूं, p एट 0 इक्वल टू 0, p एट 1 इक्वल टू 0, p एट -1 इक्वल टू p एट 0 एंड p एट p डैश एट 0 इक्वल टू p एट 1, p एट 0। ये रेस्ट्रिक्शन दे देते हैं। तो अभी ओवरऑल आप देखोगे तो 4 इक्वेशंस या 4 रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, इनको LI चेक करना है। ठीक है, इनको हमें LI और LD चेक करना है। ओरिजिनल स्पेस कौन सा है, पॉलिनोमियल स्पेस विद डिग्री एटमोस्ट 10। इस पॉलिनोमियल स्पेस की डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ W जो अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो दैट इज 11 माइनस सम नंबर ऑफ LI रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहां P0 इज 0 एक रेस्ट्रिक्शन, P1 इज 0 दूसरा रेस्ट्रिक्शन। जब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा तो ये P एट -1 इक्वल टू क्या आ गया, 0, और यहां से कैलकुलेट करूंगा तो यहां से P डैश एट 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास 4 LI रेस्ट्रिक्शन है, तो ये 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अगर मैं इसी में चेंज कर देता हूं, इसको आपको दे देता मैं ये P एट -1 0 और P एट 1 इज इक्वल टू 0। तो जब P0 0 है तो P एट -1 0 हो जाएगा, और P एट 0 ऑलरेडी 0 है, P एट 1 ऑलरेडी 0 है, तो इस रेस्ट्रिक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। तो यहां LI रेस्ट्रिक्शन कितने रह गए, 3 रह गए। तो अब डायमेंशन में क्या चेंज होगा, 8 डायमेंशन हो जाएगी। तो आपको जब LI या रेस्ट्रिक्शन के थ्रू जाना है तो हमें डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन कितने, इंडिपेंडेंट कंडीशंस कितनी है। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल इसी में ऐड कर लेता हूं। Px बिलोंग्स टू से R10x ही ले लेते हैं, सच दैट P ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ 1 माइनस x। अब इस स्पेस का डायमेंशन चाहिए मुझे। ठीक है,
तो इस स्पेस की डायमेंशन के लिए अगर मैं यहां से रेस्ट्रिक्शन देखना स्टार्ट करूं तो मुझे नहीं पता लगेगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। तो मुझे यहां इसका जनरल वेक्टर डिफाइन करना होगा, जनरल एलिमेंट डिफाइन करना होगा, और उसको कितने एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं वो डिसाइड करना होगा। तो यहां वो पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करने पे कोई चेंज ना हो। तो x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं 1 माइनस एक्स, तो ओवरऑल उस पॉलिनोमियल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करूं कोई इफेक्ट नहीं आए, तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x है ही नहीं है। अब उसके बाद अगर x का टर्म आ गया तो मैं 1 माइनस एक्स रखूंगा तो डेफिनेटली चेंज होगा, तो इसके साथ मुझे 1 माइनस एक्स रखना पड़ेगा। अब ऐसी पॉलिनोमियल ले लो, x की जगह 1 माइनस एक्स रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं है। प्लस अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर का फैक्टर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी फैक्टर होगा, प्लस एंड सो ऑन। अगर कोई x टू द पावर k का फैक्टर है तो उसके साथ मुझे 1 माइनस एक्स टू द पावर k का फैक्टर चाहिए। तो इस सेट में या इस स्पेस में इस टाइप की पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 10। अभी तक डिग्री क्या है 2k, तो 2k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, तो k शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। यानी कि इस स्पेस में जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे, ए नॉट a1 x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, प्लस ak एक्स के इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर a5 एक्स टू द पावर 5, और ai बिलोंग्स टू r। अब इस वेक्टर को जनरेट करना है तो मैं इसका जनरेटिंग सेट क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू ए नोट, ये टर्म जनरेट हो जाएगी। देन x इंटू 1 माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल ले लो, जिस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सारा जनरेट हो गया। देन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स ले लो, एक्स स्क्वेयर, और अप टू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 5। अगर मैं ये एलिमेंट पिक करता हूं तो इससे मेरा क्या जनरेट होगा, पूरा स्पेस जनरेट होगा। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट। तो डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस ओवर R इज 6 डायमेंशन। तो ओवरऑल कहीं भी डायमेंशन फाइंड करना है तो पहला मेथड आपके पास है, या पहला रूल पता है कि जो ओरिजिनल सब स्पेस की डायमेंशन वो पूछ रहा है उसका लार्जर स्पेस कौन सा है, ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ लार्जर स्पेस क्या है R10x। अगर उस सब स्पेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और आप काउंट कर पा रहे हो Li रेस्ट्रिक्शन, तो ओरिजिनल स्पेस का डायमेंशन माइनस Li रेस्ट्रिक्शन, प्रोवाइडेड सेम फील्ड पे बात कर रहा है। अगर फील्ड चेंज होगा तो हम रोल डिस्कस कर चुके हैं। अदरवाइज अगर आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहे हैं डायरेक्टली, तो हमारा काम क्या है, एक जनरल वेक्टर डिफाइन करो, उस जनरल वेक्टर में कितने आर्बिट्रेरी एंट्रीज हैं या कंपोनेंट हैं, दैट इज द डायमेंशन। यानी कि फ्री वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दैट शुड बी द डायमेंशन। ठीक है।